आज हम मर्दाना बांझपन की एक वजह उसमें वेरिकोसिल बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अमार है और मैं गुर्दा मसाना के शोबे से और मर्दाना बांझपन को जो मिसाइलें हैं उनके शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। शादी के बाद जब एक कपल हमारे पास अक्सर परेशानी के आलम में आता है कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया या 2 साल, उससे भी ज़्यादा अरसा बीत गया और मगर हम औलाद नहीं हो पाई, अभी तक कंसीव नहीं कर पाए। इनमें हम बहुत से काजेज़ को रूल आउट करते हैं, उसमें इनकी प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, इनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद मुआयना करते हैं। उसमें बहुत से लोगों में वेरिकोसिल का मसला सामने आता है। वेरिकोसिल होता क्या है? बेसिकली खस्सियों के अंदर यानी कि टेस्टिस में रगों के फैलाव को हम वेरिकोसिल कहते हैं। और ये बांझपन किस तरह काज कर सकता है? खस्सियों में जब रगें फूल जाएंगी तो रगें फूलने की वजह से जो एक काउंटर करंट हीट एक्सचेंज का मैकेनिज्म है, टेस्टिस ने चूँकि स्पर्म को बनाना है, मर्दों में जो फर्टिलिटी का एक मेन मंबा, जो मेन स्पर्म की फैक्ट्री है, वो चूँकि वहाँ पे बनते हैं। ये जब डैमेज हो जाएंगे स्पर्म, वेरिकोसिल की वजह से ये होता है कि काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म की वजह से जो ब्लड की पूलिंग है वो बहुत ज़्यादा वेन्स में होनी शुरू हो जाएगी। टेस्टिस के अंदर पूलिंग ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर टेस्टिस का बढ़ जाएगा, उसकी वजह से स्पर्म डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, स्पर्म डेड होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली तो चीज़ है वो उनकी हरकत डिस्टर्ब होगी। उनकी हरकत डिस्टर्ब होने की वजह से स्पर्म की मूवमेंट बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, यानी कि स्पर्म की सबसे पहले जो मोटिलिटी वो डिस्टर्ब हो गई। मोटिलिटी डिस्टर्ब होने की वजह से जो कपल है वो कंसीव नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ हमारे साथ तशरीफ़ लाते हैं। अक्सर मर्दों में जब बांझपन का वजह की तशख़ीस नहीं हो रही होती तो इन द एंड वेरिकोसिल ही उनमें निकलती है, यानी कि टेस्टिस के जो साइज़ वो बिल्कुल ठीक होता है। हार्मोन्स का जो बैलेंस, इसमें टेस्टोस्टेरोन, एफएचएस और एलएच का लेवल वो बिल्कुल ठीक निकलता है, मगर एट द एंड वेरिकोसिल ही एक वजह सामने आती है जो कि मर्दों में स्पर्म को डैमेज कर चुकी होती है। अब इसकी अलामत किस तरह हो सकती हैं? बहुत से लोगों में इसकी कोई अलामत नहीं होती, बिल्कुल पेनलेस होता है। कुछ लोगों में ड्रैगिंग सेंसेशन चल रही होती है, कुछ लोगों में कंटिन्यूस पेन रह रहा होता है। हम इसका डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसके ऊपर वेन्स का डायमीटर देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो इलाज की तरफ जाते हैं। अब इलाज इसके किस तरह हो सकते हैं? इसके इलाज बहुत सारे हैं। स्टार्ट में तो इसकी ओपन सर्जरीज होती थी, इसमें बड़े वाला चीरा लगा के वेन्स को बना जाता था, और लेप्रोस्कोपिक भी बाद में एक टेक्निक है जो कि बहुत मकबूल हुई, मगर उसके साथ ये होता था कि वेन्स बहुत ज़्यादा तादाद में बंद नहीं पाती थी या उनको लाइगेट नहीं होती थी। उसकी वजह से वेरिकोसिल की रिकरेंस यानी इसके दोबारा होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता था। हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं उसमें माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी यूज़ करते हैं। इसमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए मैक्सिमम जो वेन्स हैं, इंटरनल स्पर्मेटिक वेन्स, उनको बांधते हैं, और उसमें फिर एहतमाल नहीं रहता कि कोई वेन फूलेगी या वेन कोई बाकी बच जाएगी, जिसकी वजह से वेरिकोसिल दोबारा जन्म लेगा या टेस्टिस डैमेज होंगे। तो माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी बहुत अच्छा प्रोसीजर है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। छोटा सा इसमें चीरा लगता है और मैक्सिमम वेन बन जाती हैं। स्टे आपका हॉस्पिटल में मिनिमम होता है और आप बहुत जल्दी अपनी रूटीन की लाइफ में या जॉब में जा सकते हैं। एक और प्रोसीजर एम्बोलाइजेशन का है, जिसमें कि रेडियोलॉजिस्ट एंजियोप्लास्टी की तर्ज के ऊपर जाके उसको वेन को ब्लॉक करने का जो है वो काम सर अंजाम देते हैं, मगर इसके रिजल्ट्स बहुत उस तरह के अच्छे नहीं हैं जिस तरह के माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी के होते हैं। एम्बोलाइजेशन के साथ अक्सर इस प्रोसीजर में नाकामी भी होती है, एम्बोलाइजेशन के प्रोसीजर में, और इसमें टेस्टिस में बाद में स्वेलिंग का एहतमाल, बहुत ज़्यादा पेन के साथ अक्सर मरीज़ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। और अक्सर ये जो कोई ग्लू या कॉइल्स वगैरह वेन ब्लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, वो डिस्लॉज होने की वजह से उनकी वजह से साइड इफेक्ट्स भी जन्म ले सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी बहुत अच्छा प्रोसीजर है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो जब भी आपको वेरिकोसिल का मामला दरपेश आए तो उसमें आप यूरोलॉजिस्ट से अपना मुआयना लाजमी करवाएं।